हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग का बिहार में जो अकाउंट क्लर्क का एग्जाम होने वाला है, कुछ ही दिन रह गए हैं। बहुत कम टाइम है। तो अब आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो जो है, जो कि आपकी रहने वाली है न्यूमेरिकल क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसमें कि इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चंस रहेंगे। न्यूमेरिकल जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में, अकाउंट से है या इनकम टैक्स से या कॉस्ट अकाउंटिंग से या फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, तो वो आज की वीडियो में आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो लास्ट तक, एंड तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा। यही क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, तो बार बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और सभी बच्चे लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि काफी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। क्योंकि सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हमको एक यहाँ पे इकट्ठा करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी होता है, और एक्यूरेसी और जो है इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि एक एक चीज आप लोग को 100% सही ही दी जाए, इससे कि आपका एग्जाम अच्छा हो सके। तो आइए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द डेटर्स आर ₹30,000 बिफोर बैड डेट ऑफ ₹1,000 एंड प्रोविजन ऑफ बैड डेट एट 5% और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 2% वुड बी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, और प्रोविजन कितना होना चाहिए, क्या होगा, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें बता दिया है आपको कि डेटर्स कितने 30,000 के हैं, 1,000 का अशोध जो है देनदार तथा अशोध देनदारों है, तो प्रावधान कितना है, 5% की दर से है। तो देनदारों पर 2% क्या है, बटे है, तो प्रावधान कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन दे रखे हैं 600, 575, 571 या फिर 551। तो आपको बताना है कितना जो है प्रोविजन करना होगा। तो यहाँ पर आपको उसके लिए मेनली क्या निकालना है, हमको एक राशि निकालनी है कि कितना प्रोविजन होगा। तो कैसे इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो गिवन है उसको नोट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर डेटर्स आपके गिवन है कितने, 30,000 के, हमने उसको नोट कर लिया। बैड डेट कितना है, 1,000 का क्वेश्चन में दे रखा है। प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना करना है, 5% का करना है, और डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना होगा, 2% का। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो डेटर्स है 30,000 के, उसको हम नोट कर लेंगे। और सबसे पहली चीज जो हमें लेस करनी होती है वो बैड डेट होती है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इसका सीक्वेंस है कि किस सीक्वेंस में आप इसको लेस कर रहे हैं। तो बैड डेट सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेस करेंगे। लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29,000 आएगा। अब कह रहा है कि हमें प्रोविजन करना है, तो यहाँ पर 5% का पहले हम प्रोविजन करेंगे अशोध देनदारों के लिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5% का, जो 29,000 निकल के आया उसका 5% आपको करना होगा। कितना आएगा, 1,450, 1,450 ये निकल करके आएगा। अब उसको हम लेस कर देंगे। तो अब लेस करने के बाद जो हमारा डिस्काउंट ऑन डेटर्स के लिए अमाउंट आ रहा है वो हो जाता है ये वाला अमाउंट 27,550, 27,550। तो 2% निकालेंगे, इसी 27,550 का हमको निकालना है, जो कि कितना आ जाएगा, 551, 551 आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले बैड डेट को लेस करिए, उसके बाद जो प्रोविजन फॉर डेटर्स दे रखा होगा वो कर लीजिए, और उसके बाद करने के बाद उसको लेस करना है। फिर जो अमाउंट निकल करके हमारा आएगा उस पर हमको 2% जो है अलग से डिस्काउंट देना होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि क्या उसका सीक्वेंस होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, जरूर से इसको ध्यान में रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको याद रहे। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। और इसमें हो सकता है कि जो इमेज है वो मॉडिफाई कर रखी हो, लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन आपको बनने के पूरे चांसेस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट प्रॉफिट बिफोर फॉलोइंग एडजस्टमेंट इज 3,60,000। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो नीचे आपकी एडजस्टमेंट दे रखे हैं उससे पहले का आपका प्रॉफिट कितना है, 3,60,000 का है। अब एडजस्टमेंट कौन से हैं, कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है 20,000 की, प्रीपेड इंश्योरेंस है 26,000 के। आपको ये बताना है कि एडजस्टमेंट करने के बाद का नेट प्रॉफिट क्या होगा, 3,66,000, 3,80,000, 3,46,000 या फिर 3,86,000। तो प्रोविजन करने के बाद हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो कितना होगा। तो इसमें आपको क्या ऐड करना है या छोड़ देना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि क्या लेस करना है क्या ऐड करना है, तभी आपका आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पर सबसे पहले तो नोट कर लीजिए जो आपका नेट प्रॉफिट दे रखा है बिफोर एडजस्टमेंट। अब हम ऐड कर देंगे जो प्रीपेड इंश्योरेंस है उसको हम ऐड कर देंगे 26,000 का।
तो कितना आ जाएगा 3,86,000। अब इसमें से हम आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है हमारी उसको हम लेस करेंगे 20,000 को, तो हमारा आफ्टर एडजस्टमेंट कितना प्रॉफिट आ जाएगा 3,66,000 का। एक आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। मीन्स क्या करना है, कुछ प्रीपेड दे रखा हो तो उसको ऐड कर दीजिएगा, आउटस्टैंडिंग दे रखा हो तो उसको लेस कर दीजिएगा, आपका आफ्टर एडजस्टमेंट प्रॉफिट निकल आएगा। एक आंसर है हमारा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इम्पोर्टेंट भी है। 100% कंपल्सरी नहीं है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ ही सकता है, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन पूछे, क्योंकि कई बार एक ऑडिट में भी क्वेश्चन आ जाता है इस वजह से, और कभी कभी कॉस्ट से भी रिलेटेड हो जाता है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। मैनेजर्स कमीशन इज गिवन एट द रेट ऑफ 10% ऑन द प्रॉफिट्स आफ्टर गिविंग कमीशन टू हिम। इफ द प्रॉफिट बिफोर गिविंग कमीशन इज 1,54,000 देन पेएबल कमीशन विल बी। मैनेजर को कमीशन, उसको कमीशन देने के पश्चात के लाभों पर 10% की दर से दिया जाता है। यदि कमीशन देने से पूर्व लाभ जो है 1,54,000 है तो दे कमीशन क्या होगा। आपको ये बताना है कि पेएबल कमीशन कितना होगा, 14,000 का, 15 का, 16,000 का। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में जो आपका प्रॉफिट दे रखा होता है उसमें ऑलरेडी कमीशन ऐड होता है, तो प्रॉफिट 100% ना होकर उसमें 10% और ऐड हो जाता है, 110 हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जब सॉल्व किया जाता है तो वहां पर हम जो भी आपकी रेट दे रखी होती है उसको ऐड कर देते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए जो भी आपके पास कमीशन दे रखा होगा, यहाँ पर ये हो जाता है इसका फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट जो आपके लेस करने से पहले का था इनटू जो आपका रेट ऑफ कमीशन जो आपके क्वेश्चन में दे रखी होगी। तो नेट प्रॉफिट कितना था 1,54,000 का, रेट कितना था 10%, नीचे यहाँ पर हमारा रेट ऐड हो जाता है 110 हो जाएगा। उसके बाद आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 चला जाएगा, 11 से सॉल्व करिएगा तो 1 टाइम जाएगा और 4 टाइम चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 14,000। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ईजी सा है तरीका, बस आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपकी गिवन है क्या लिख रहा है कि पूर्व के लाभों पर यानी बिफोर है या आफ्टर है, तो इस चीज को आपको बस ध्यान में रखना है, उसी से आपका आंसर सॉल्व किया जाएगा। तो एक आंसर है ऑप्शन ए। थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, वैसे तो बहुत इजी है लेकिन हो सकता है आप में आए या ना भी आए, लेकिन मैंने शामिल इसलिए कर लिया था कि बाई चांस अगर आ जाता है तो आपको पता होगा कि कैसे इसको हमें सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल या लाभ या हानि की राशि क्या होगी। यहाँ पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस निकालना है। यहाँ पर क्या बताया है, विक्रय की लागत 29,000 है, विक्रय कितना है 1,10,000 का है, क्रय मूल्य कितना है 30,000 का है। What will be the amount of gross profit or loss when cost of sales is rupees 29,000, सेल्स कितनी 1,10,000 है, परचेज प्राइस है 30,000 का। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 80,000 का प्रॉफिट होगा, 31,000 का प्रॉफिट होगा, 49,000 का प्रॉफिट होगा या फिर 1,000 का लॉस होगा। तो कैसे इसको निकालेंगे, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये भी। लास्ट तक ये वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके उससे रिलेटेड हैं, जो कि इनकम टैक्स है, वो भी मैंने शामिल किए हैं, तो एंड तक वीडियो को जरूर से देखिएगा। अब यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करना है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपका जो सेल्स होती है उसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से अगर सेल को लेस करिएगा तो लॉस निकल करके आता है। तो यहाँ पर सेल कितनी है 1,10,000 की है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में गिवन है 79,000 की। जो आपका परचेज प्राइस दे रखा है इसका कोई काम ही नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, सिर्फ यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने आपको दे रखा है, तो इसका आपका कोई यहाँ यूज नहीं। जब ऑलरेडी आप पास ये गिवन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो परचेज ऑलरेडी इसमें प्राइम कॉस्ट के टाइम पर ही ऐड हो गया होगा, तो कोई हमें बाकी चीजों की जरूरत है ही नहीं। अब हम इसमें से लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 31,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये तो ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बहुत ही इजी से हैं, लेकिन कभी कभी ये जो एडिशनल चीजें दे रखी होती हैं वो कंफ्यूज कर देती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि लेखांकन वर्ष के अंत में पूंजी कितनी है 20,000 की है, वर्ष का आहरण कितना है 10,000 का है, वर्ष के प्रारंभ में पूंजी कितनी है 12,000 की है, और वर्ष में अतिरिक्त लाई गई पूंजी कितनी 14,000 की, तो उस वर्ष का शुद्ध लाभ कितना होगा। If the capital at the end of the accounting year is 20,000, drawings for the year are 10,000, capital at the beginning of the year is 12,000, and additional capital brought in during the year is 14,000, then the net profit for that year is। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस तरह से क्वेश्चन जो है वो बहुत पूछे जाते हैं।
इसमें आपको बिगनिंग की कैपिटल बता दी जाती है, एंड की बता दी जाती है, या फिर जो है आपको ड्राइंग्स निकालना होता है तो नेट प्रॉफिट निकालना होता है, तो एंड की या फिर स्टार्टिंग की आपको निकालनी होती है कैपिटल। फॉर्मूला एक ही रहता है, उसी से सारी चीजें निकल आती हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन ने पूछा था नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर पूछा है कि कितना निकल के आएगा। किस तरह से इसको सॉल्व करना है आइए देखते हैं। यहाँ पर निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो जो गिवन है उसको नोट कर लीजिए, जिससे कि बार बार आपको क्वेश्चन को ना देखना पड़े। 20,000 का कैपिटल एट द एंड है, ड्राइंग है 10,000 की, ओपनिंग कैपिटल है 12,000 की, और यहाँ पे क्या कह रहा है एडिशनल कैपिटल बॉट ड्यूरिंग द ईयर 14,000 की है। तो यहाँ पर निकालने का फॉर्मूला जो है स्पेशली उसको नोट कर लीजिएगा कहीं पर, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या फॉर्मूला है यहाँ पर, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल एट द एंड, उसमें ड्राइंग्स को आपको ऐड कर देना है, माइनस कर देंगे कैपिटल एट द ओपनिंग एंड माइनस हो जाएगा एडिशनल कैपिटल। ये फॉर्मूला होता है। वैसे इसका अकाउंट भी बनाकर आप निकाल सकते हैं अगर आपको अकाउंट बनाना आता है तो। नहीं बनाना आता है आपको कैपिटल अकाउंट बनाना, क्योंकि आपने पार्टनरशिप पढ़ी होगी तो वहाँ पर कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, उससे भी निकल आएगा ये। लेकिन अगर नहीं आता है तो इस फॉर्मूले को याद रखिए, इससे निकल आएगा आपका। सबसे पहले जो एंड में थी 20,000 और जो ड्राइंग्स उसने निकाल लिया है उसको हम ऐड कर देंगे, ओपनिंग कैपिटल को और जो हमने एडिशनल लगाई है उसको हम लेस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 4,000 निकल के आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा कि नेट प्रॉफिट कितना है, 4,000 का नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो बहुत ही इजी सा है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको याद रखिएगा। इसी से आप इस फॉर्मूले से आप ड्राइंग्स भी निकाल सकते हैं, लास्ट की कैपिटल भी निकाल सकते हैं, एंड की भी निकाल सकते हैं, बस माइनस प्लस के साइन थोड़े से चेंज हो जाएंगे, बाकी आपका यही वाला फॉर्मूले से आप ये सारी चीजों को निकाल सकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल एसेट टर्नओवर दे रखा है 4, कुल संपत्ति आवर्त है 4, नेट प्रॉफिट है 10%, टोटल एसेट है यहाँ पर आपकी 50,000 की। द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट वुड बी 5,000 का, 10,000 का, 20,000 का, 25,000 का। अब यहाँ पर आपको टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो बताया हुआ है, आपको क्या निकालना है, हमको नेट प्रॉफिट तक पहुंचना है। ये पता है कि 10% है और हमारे पास एसेट है, तो इसके लिए हमको एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, उसी फॉर्मूले से हम इजिली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है एसेट टर्नओवर का, हमारा जो एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला होता है, आपको मैंने रेशियो एनालिसिस की एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कराई है जिसमें सारी चीजें मैंने दे रखी हैं, अगर आपने नहीं देखी देख लीजिए, सारे फॉर्मूलाज आपको क्लियर हो जाएंगे। तो टोटल एसेट अपॉन हो जाता है नेट से, ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पर जो चीजें गिवन है उसको नोट कर लीजिए। एसेट टर्नओवर रेशियो बताया है 4, लिख लीजिए। टोटल एसेट यहाँ पर हमको दे रखी है 50,000 की, उसको लिख लीजिए। नेट सेल हमको नहीं पता, अब नेट सेल ऐसे ही एज इट इज लिख लेंगे। अब इसके बाद नेट सेल बाहर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है तो आपके नेट सेल बाहर हो जाएगा और यहाँ पर आपस में क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 50,000 इंटू 4, तो हमें नेट सेल पता चल गई कितने की हो जाएगी, 2 लाख की नेट सेल हो जाएगी। अब इसी नेट सेल पे हमको 10% क्या करना है, हम प्रॉफिट को निकाल लेंगे। तो 10% प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, 10% का तो 2 लाख का, 10% करिएगा कितना हो जाएगा, 1 में 100 आ जाएगा, 20,000 निकल करके हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। क्योंकि कुछ और एडिशनल नहीं दे रखा तो वही डायरेक्ट आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको ये पता होना चाहिए था कि एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए रेशियो एनालिसिस के नोट्स में जो मैंने वीडियो अपलोड करी है उसको देख लीजिए, आपके सारे फॉर्मूलाज एक बार में क्लियर हो जाएंगे और वहां पर मैंने न्यूमेरिकल भी बहुत से ऐड किए हैं इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन, यहाँ पर कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। क्या इन्फॉर्मेशन है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो है 6 टाइम, एवरेज स्टॉक है 8,000 का, सेलिंग प्राइस है 25% अबव कॉस्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। आपको यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी है। तो कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो है या फिर नेट प्रॉफिट रेशियो, ये सब डायरेक्टली नहीं पूछता है, उसमें से कुछ चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना है वो उन्होंने बता दिया है,
लेकिन आप पहुंच पाएंगे जो आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है वहां तक जब आपको ये जो रेशियो दे रखा है पता होगा कि इसे कैसे निकाला जा सकता है। क्योंकि इसकी जो वीडियो मैंने रेशियो एनालिसिस वाले अलग से अपलोड करी थी तो जरूर से देख लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आपके पूछे गए हैं। यहाँ पर आपसे स्कंदावत अनुपात और औसत स्कंद और विक्रय मूल्य से 25%, 25% अधिक सकल राशि बताई हुई है। आपको क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू निकालना है। 20,000, 4,000, 10,000, 12,000। आइए देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर जो आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो है उसका फॉर्मूला हो जाता है, मैं पहले भी आप लोग को बता चुकी हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि आप लोग को पता ही है कैसे निकाली जाती है, अपॉन में हो जाता है जो एवरेज स्टॉक है वो आ जाएगा यहाँ पर एवरेज स्टॉक, जो कि आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू को इनपुट करना है। तो यहाँ पर 6 था एवरेज स्टॉक टर्नओवर, लिख लेंगे। वहां पर हमको नहीं पता है कि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, तो उसको एज इट इज लिख लीजिए। एवरेज स्टॉक हमारे क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर 8,000 का, तो वहां पर हम 8,000 लिख लेंगे। अब यहाँ पर जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा 48,000 निकल करके आ जाएगा। तो प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा, जो हमारा प्रॉफिट होगा उसको निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में कह रहा था कि विक्रय मूल्य से 25% क्या है, अधिक है, यानी कि अबव है, अबव कॉस्ट के। तो 48,000 इंटू 25/100 कर दीजिए, कितना आ जाएगा निकल करके 12,000 का हमारा जो प्रॉफिट है वो निकल के आ जाएगा। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्टली क्यों निकाल दिया गया, क्योंकि यहाँ पर बताया जो गया था कॉस्ट पर ही बताया गया था, कॉस्ट की परसेंटेज पे बताया गया था, और हमने निकाली भी जो है वो भी हमारी 48,000 कॉस्ट ही निकल करके आई है, यहाँ पर सेल नहीं निकली है, तो इसलिए डायरेक्टली हम उसका 25% निकाल सकते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो बहुत ही इजी से क्वेश्चन होते हैं, बस सारा का सारा मेन जो आपका होता है ये फॉर्मूला होता है। तो अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से लर्न है, या फिर हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो ये देख सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से लर्न है तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अज्यूमिंग द रेट एट 10% per annum for the year ended 31st December 2016 for the withdrawal of 2,000 made at the beginning of each month। ये कह रहा है कि ये मानते हुए कि 31 दिसंबर 2016 को समाप्त वर्ष के प्रत्येक माह की शुरुआत में 2,000 की निकासी के लिए ब्याज की वार्षिक दर जो है वो 10% है। आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए, 1100, 1200, 1300, 1400। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका ड्राइंग से रिलेटेड है। तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, क्योंकि आपके लिए जो अकाउंटिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट, उसमें ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है। तो जितने भी प्रोबेबिलिटी है जिस तरह के क्वेश्चन बनने की वो सब मैंने आप लोग को करवा दूँ, वो सारे ही क्वेश्चन मैं इंक्लूड कर रही हूँ, जिससे कि आपको इजी हो जाए, एग्जाम में कुछ भी पूछ ले तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस क्वेश्चन को कैसे निकाला जाना है, इसे निकालने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हमें टोटल जो ड्राइंग है वो निकालनी, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन में गिवन है ये 2,000 ये पर मंथ दे रखा है, हमको पूरे मंथ की निकालनी है, सॉरी पूरे हमको ईयर की निकालनी है। तो यहाँ पर हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो पूरी हो गई हमारी 24,000 की। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन में लिखा हो कि प्रत्येक माह की, यानी कि जो भी मंथ है उसके स्टार्टिंग में ही निकाला जाता है, तो सिंपल सा इतना सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल से याद रखिए कि अगर स्टार्टिंग में निकाला जा रहा है तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 6.5 करना होता है। यहाँ पर आपको 6.5 करना है। अगर एंड में निकाला जा रहा है, अगर एंड में निकाला जा रहा होता है तो आपको 5.5 करना होता है। बस ये चीज ध्यान में रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि माह की शुरुआत से किया जा रहा है, तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, 6.5 करना है। कैसे निकालेंगे, ये हो जाता है आपका मेन फॉर्मूला निकालने का। कि जो ड्राइंग्स होती हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से, जो ड्राइंग्स होती हैं उसको लिख लीजिए, इनटू हो जाता है मंथ, उसके बाद इनटू हो जाता है रेट, जो भी रेट आपका दे रखा होगा क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ पर 10% दे रखा है, अपॉन में आ जाता है 12 इंटू 100। ये हो जाता है आपका निकालने का फॉर्मूला। अब अपने क्वेश्चन में इनपुट कर लेते हैं जो भी हमारे चीजें गिवन है। कितनी थी ड्राइंग्स, 24,000 की थी, लिख लिया। मंथ हमने पहले ही बता दिया आपको कि 6.5 आपको करना है, यहाँ पर 6.5 लिख दीजिए, इंटू 10% था तो 10 हो जाएगा।
अपॉन में 12, क्योंकि ओवरऑल मंथ होते हैं आपके 12, तो 12 से आपको डिवाइड करना है, और ये रेट लगा है क्योंकि परसेंट में तो 100 ही आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर से पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 2 0 यहाँ से आपके चले जाएंगे, 2 बार लेकर जाइएगा, 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर 20 से जो 65 है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 1300 आ जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये वाला मेन चीज ध्यान में रखिएगा। अगर प्रत्येक माह की शुरुआत में स्टार्टिंग में होगा तो 6.5 करना है, अपॉन में 12 हो जाएगा, और अगर एंड में है तो 5.5 करना है। बस इतना ध्यान में रखिएगा और आपको क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर ये कहता है कि बीच में ही निकाला जाता है तो वहां पर आपको सीधे सीधे क्या करना है, आप 6 कर दीजिए डायरेक्टली, आपको यहाँ पर पॉइंट नहीं लगाना होगा, डायरेक्टली 6 कर दीजिएगा तब भी निकल आएगा। और आपको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है यहाँ पर होती है, इतना सब समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए, जो यहाँ पर ये पॉइंट मैंने लिख दिया है इसको याद रखिएगा, बस आपको याद रहेगा। इस सब में अगर डिटेल में जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी आपको, ये शॉर्टकट में बस याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेल्स ऑफ ए फर्म आर 74 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 40 लाख, फिक्स कॉस्ट है 8 लाख, ऑपरेटिंग लेवरेज ऑफ द फर्म विल बी। ये आपका किससे रिलेटेड है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इसमें क्या निकालना है आपको बताया है कि विक्रय कितना है 74 लाख का, प्रत्यक्षित लागत है 40 लाख की, स्थायी लागत है 8 लाख की। आपको फर्म का परिचालन लीवरेज निकालना है। तो परिचालन लीवरेज या फिर ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने का फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया ही था, बहुत ही इजी सा होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद है आप इजिली इसको निकाल लेंगे। कैसे निकालना है, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे होंगे, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, ये है इसका मेन फॉर्मूला, आप लोग को याद ही होगा, कई बार मैं इसको आप लोग को बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर कंट्रीब्यूशन नहीं क्वेश्चन में गिवन है तो हम कैसे निकालेंगे कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए आप सेल में से, कंट्रीब्यूशन को शॉर्ट में सी लिखा जाता है, सेल्स में से आप लेस कर दीजिए वेरिएबल कॉस्ट को। सेल हमारी कितनी दे रखी है, 74 लाख की दे रखी है, इसी तरह लिख लेते हैं डायरेक्टली। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी दे रखी है, 40 लाख की दे रखी है, तो यहाँ पर लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर लेस करने पे हमारा आ जाएगा 34 लाख। उसके बाद अब हमें निकालना है EBIT, तो EBIT यहाँ पर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन है उस कंट्रीब्यूशन में से ही हम लेस कर देंगे जो फिक्स कॉस्ट है हमारी उसको। कंट्रीब्यूशन कितना निकला हमारा, 34 लाख का निकला, लिख लीजिए। अपॉन में क्या, माइनस में क्या हो जाएगा, जो 8 लाख की आपकी यहाँ पर फिक्स कॉस्ट है वो लिख लेंगे, लेस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, लेस करने पे हमारा 26 लाख आ जाएगा, यही हमारी EBIT हो जाएगी। अब हमें कंट्रीब्यूशन पता चल गया, EBIT पता चल गई। अब हम अपने फॉर्मूले में इनपुट कर लेंगे, यहाँ पर 34/26 डिवाइड करिएगा, कितना आ जाएगा 1.307, हम इसको अप्रोक्स कर लेंगे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में एग्जैक्टली आपको नहीं बताएगा कंट्रीब्यूशन, नहीं बताएगा EBIT, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। आपको क्या याद रखना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखने हैं कि कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, EBIT कैसे निकलता है, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, और बहुत ही हाईली चांसेस हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ प्राइम कॉस्ट इज 20,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 25% of prime cost and the office overheads are 80% of factory overheads, then the office cost would be। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मूल लागत कितनी है, 20,000 है, कारखाना उपरिव्यय मूल लागत का 25% है, कार्यालय उपरिव्यय कारखाना उपरिव्ययों का 80% हो तो कार्यालय लागत होगी। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, आपको बताना है ऑफिस कॉस्ट कितनी निकल करके आएगी, और आपको सिर्फ प्राइम कॉस्ट पता है, बाकी चीजें आपको उसी पर परसेंटेज में ही निकालनी होगी। ज्यादा बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमको कहाँ पर कौन सी चीज को ऐड करना है। तो देखते हैं इसे किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो गिवन है उसको नोट कर लीजिए। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि जो भी चीजें आपको गिवन होती हैं उसको नोट कर लिए तो इजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यहाँ पर सबसे पहले प्राइम कॉस्ट का 20,000 का, फैक्ट्री ओवरहेड 25% और ऑफिस ओवरहेड है 80% फैक्ट्री ओवरहेड का, और ऑफिस कॉस्ट तक हमको पहुंचना है। सबसे पहले लिख लेंगे प्राइम कॉस्ट 20,000 की, अब इसमें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड इसी 20,000 का 25%, तो 1/4 समझ लीजिए, सीधे सीधे कितना आ जाएगा 5,000, ऐड कर दिया तो क्या आ गई, फिर हमारी फैक्ट्री कॉस्ट निकल करके आ गई। अब ऑफिस ओवरहेड जो है वो इसी फैक्ट्री ओवरहेड की, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट की नहीं, जो आपका ये
फैक्ट्री ओवरहेड है 5000 के, इसका निकालना है हमको 80%। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी में अगर आप 25% का निकाल देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर निकालेंगे, इसका कितना आ जाएगा, 4000 निकल के आएगा। ऐड कर दीजिएगा तो ऑफिस कॉस्ट कितनी हो गई हमारी, 29000 हो जाएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा जो आप गलत करेंगे वो यहाँ पर गलत कर देंगे। अगर आप जो है इस 25,000 की ले लेंगे, यहाँ पर आपको ऑफिस ओवरहेड का निकालने के लिए फैक्ट्री ओवरहेड को लेना है, ना कि फैक्ट्री कॉस्ट को लेना है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, the annual demand for an item is 3,200 units. The unit cost is 6 and inventory carrying charges 25% per annum. If the cost of one procurement is 150, determine number of orders per year. अब इस क्वेश्चन में आपका EOQ भी क्लियर हो जाएगा, और अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर कितने हैं, तो वो पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन में आपके दो क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह बताया है कि किसी वस्तु की वार्षिक मांग जो है वो 3200 इकाई है, इकाई की लागत 6 रुपए है, और सामान धुलाई सुधार 25% प्रति वर्ष है। यदि एक खरीद की लागत 150 रुपए है तो ऑर्डर की संख्या निर्धारित कीजिए। कैसे निकालना है, सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन में EOQ निकालना होगा। कैसे निकालेंगे EOQ को, जो भी चीजें गिवन है उसको नोट कर लीजिए सबसे पहले, तो उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए EOQ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि उसके बिना आप नहीं निकाल सकते। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला EOQ निकालने का। ए फॉर क्या हो जाएगा, एनुअल डिमांड हो जाएगी, जो आपके क्वेश्चन में गिवन है 3200 यूनिट की। ओ जो होता है आपकी कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर, एक ऑर्डर देने की कॉस्ट जो होती है वो होती है, ऑलरेडी आपकी 150 गिवन थी। कॉस्ट पर यूनिट आपका 6% बता दिया है यहाँ पर, लेकिन हमें कॉस्ट ऑफ होल्डिंग जो निकालनी है, जो H है वो जो हमें निकालना है, तो वो सीधे सीधे में क्वेश्चन में नहीं गिवन है। तो जो भी हमारी कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है उसी का ही 25% हमारा क्या हो जाता है, जो हमारी होल्डिंग कॉस्ट है वो हो जाएगी। 6 × 25/100 करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 1.5%, सॉरी 1.5 निकल के आएगा। यही हमारी होल्डिंग कॉस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर हमको सब कुछ इनपुट कर लेना है, तो 2 × 150 × 3200/1.5 और इसका स्क्वायर रूट करना है। सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर लीजिए और डिवाइड कर लीजिए, कितना निकल के आएगा, 6,40,000 निकल के आएगा। उसके बाद जब इसका रूट निकालिएगा तो 800 यूनिट्स निकल करके आ जाएगा। तो हमारा EOQ कितना हो गया, 800 यूनिट्स हो गया। तो आपको ये क्लियर हो गया EOQ कैसे निकाला जाता है। अगर क्वेश्चन में आपके डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ होल्डिंग, मोस्टली होता है कि कॉस्ट ऑफ होल्डिंग डायरेक्टली गिवन नहीं होती, उसको निकालने के लिए या तो आपको कॉस्ट पर यूनिट पे निकालना होता है, या अगर सेल्स दे रखा होगा तो वो भी पर यूनिट दे रखा होगा क्वेश्चन में, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा गिवन होगी जिसके बेसिस पे आपको निकालना होगा। उसके बाद अब आता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। इसको निकालने के लिए क्या करना है, कुछ भी अलग से आपको नहीं करना, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी। इसका जो फॉर्मूला होता है एनुअल डिमांड अपॉन EOQ। तो EOQ आपने निकाला है, एनुअल डिमांड क्वेश्चन में ही गिवन थी, 3200/800 यूनिट कर लेंगे, यानी कि आप 4 टाइम्स ऑर्डर करेंगे। एक साल में आपको 4 बार ऑर्डर करना होगा। 3200 यूनिट्स जो हैं उनको कितने कितने उस पर यूनिट्स में 800 यूनिट्स में करना होगा। मतलब कहने का ये है 4 बार आप ऑर्डर करेंगे, 800 यूनिट्स को 4 बार में ऑर्डर करेंगे, टोटल रिक्वायरमेंट आपकी वर्ष की, एक ईयर की कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनता है, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स पूछा था। अगर EOQ पूछता तो भी आपको समझ में आ गया है कि EOQ आपको कैसे निकालना है। एक ही क्वेश्चन में आपके बहुत से क्या मेनली 2 क्वेश्चन आपके निकल आए, और एक क्वेश्चन ये भी हो गया कि EOQ अगर आपसे फॉर्मूला पूछता है तो भी आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला आपका क्या होता है। ऐसे कई बार मैं पहले भी इसको करा चुकी हूँ, आप लोग को याद ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स एन एम्प्लॉय ऑफ द प्राइवेट कंपनी गेट्स ₹30,000 per month basic salary and entitled to ₹1,500 per month as entertainment allowance. What are the deductions under section 16 subsection 2 from gross salary in respect of entertainment allowance? यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निजी कंपनी के एक कर्मचारी एक्स को 30,000 रुपए प्रति माह मूल वेतन मिलता है और मनोरंजन भत्ते के रूप में 1,500 रुपए प्रति माह का हकदार है। मनोरंजन भत्ते के संबंध में कुल वेतन से धारा 16 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत कितनी कटौती होगी, 5,000 की, 18,000 की, 72,000 की, निल। तो
आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन इसका आंसर न्यूमेरिकल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसको समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो एम्प्लॉय है वो एक प्राइवेट कंपनी का है। अगर ये गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉय होते तब हमको उसको सॉल्व करना होता, लेकिन ये आपका निजी कंपनी का एम्प्लॉय है, इसलिए इनको कोई भी मौजूद भत्ते की या एंटरटेनमेंट अलाउंस की छूट नहीं दी जाएगी, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे इनका नील आएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, नील। अगर ये गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉय होते तो हम इसको सॉल्व करते, निकाला जाता। लेकिन यहाँ पर ये भी देख लीजिए कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहाँ पर दे रखा होता, निजी कंपनी ना दे रखा होता, तो इसे कैसे सॉल्व करना है कि अगर इनकेस आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय दे रखा होगा यहाँ पर, तो इसको निकालने का तरीका देख लीजिए। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट पॉइंट आपका बन जाता है एक्चुअल रिसीव, जितना आपको एक्चुअल में रिसीव हुआ है वो हमारा फर्स्ट पॉइंट बन जाता है। कितना रिसीव हुआ है? तो यहाँ पर 1500 बताया हुआ है, इसको मंथली बताया हुआ है, आपको इसे चेंज कर लेना है एनम में, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 18,000 आपका आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट होता है 20% ऑफ सैलरी, 20% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपके मंथली गिवन है सैलरी कितनी? 30,000 की। इसको आप फिर चेंज कर लेंगे एनम में, पहले तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3,60,000 निकल करके हमारा आ जाएगा। अब इसका 20% निकाल लीजिए, यहाँ पर इसका हम 20% कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 20% करने पर 0 आ जाएगा। 72,000 निकल करके हमारा आ जाएगा 20% करने पर। अब थर्ड पॉइंट क्या हो जाता है? थर्ड पॉइंट आपकी मैक्सिमम लिमिट हो जाती है, जो आपकी मैक्सिमम लिमिट होती है इसमें 5,000 की रहती है, ये हमारी मैक्सिमम लिमिट हो जाती है। अब निकालते कैसे हैं? तो यहाँ पर जो सबसे टैक्स फ्री पार्ट होता है, टैक्स फ्री पार्ट जो होता है वो हमारा जो सबसे कम होता है वो हो जाता है। क्या है सबसे कम? 5,000 सबसे कम हो जाएगा, ये हमारा टैक्स फ्री पार्ट है। और टैक्सेबल अगर कितनी कटौती मिलेगी? तो 500 की ही उसको कटौती मिलेगी। टैक्सेबल पूछता है तो एक्चुअल रिसीट में से लेस कर दिया जाता है, टैक्सेबल पार्ट हमारा निकल आता है, टैक्स फ्री पार्ट हमारा 5,000 हो जाएगा। अगर यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो हमारा ये ए वाला पॉइंट जो होता वो करेक्ट होता। अब आपको निकालना आ गया कि प्राइवेट एम्प्लॉय का कैसे देखना है। प्राइवेट एम्प्लॉय में कुछ भी नहीं देखना, आपको सीधे सीधे 0 या नील लिखा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कैसे हमको निकालना है, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो दोनों ही पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मुंबई निवासी मिस्टर ए को प्रतिमाह 10,000 रुपए वेतन एवं प्रतिमाह 3,000 रुपए मकान किराया भत्ता मिलता है और उन्होंने प्रतिमाह 4,000 किराया चुकाया है। कर योग्य मकान किराया भत्ता होगा। मिस्टर ए एक मुंबई में रहने वाला रेजिडेंट है, गेट्स अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ and house rent allowance of ₹3,000 per month, and he has paid rent of 4,000 per month. The taxable house rent allowance will be। तो यहाँ पर आपको निकालना है कि टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस क्या होगा इनका। तो इसको निकालने का भी ये होता है, इसको भी निकालने के लिए 3 पॉइंट ही आपको बनाने होते हैं। कैसे निकालना है वो देखते हैं आइए। सबसे पहले यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट जो होता है, पहला पॉइंट जो होता है वो हमारा एक्चुअल एचआरए रिसीव होता है, कितना उसको एचआरए रिसीव हो रहा है, ये हमारा पहला पॉइंट बनता है। तो कितना यहाँ पर रिसीव हो रहा है? क्वेश्चन में जो आपकी गिवन है कि हाउस रेंट अलाउंस उनको मिल रहा है 3,000 पर मंथ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है 12 से, इसको ना भूलिएगा। मंथली दे रखा होगा तो आपको उसको चेंज करना होगा एनम में, क्योंकि टैक्स जो लगता है हमारा एनम के अकॉर्डिंग लगता है, तो सारी ही चीजें आपको मंथली से एनम में चेंज करनी होती हैं। कितना आ जाएगा? 36,000 आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट जो हमारा बनेगा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ये हो जाता है हमारा जिसमें सेकेंड पॉइंट होता है 10% ऑफ सैलरी। अब यहाँ पर सैलरी आपकी मंथली दे रखी है, इसको भी हमें चेंज करना है। क्या है कि ये गेट्स सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ, तो यहाँ पर चेंज करेंगे तो कितनी हो जाएगी आपकी 1,20,000 आ जाएगी। यहाँ पर चेंज करके देख लीजिए, इंटू 12 कर देना है, सीधे सीधे कितना आ जाएगा निकल करके 1,20,000, ये निकल करके हमारा आ जाएगा। अब रेंट कितना उन्होंने पे किया है? 4,000 पर मंथ किया है, तो इसको भी हम चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे इंटू 12 करेंगे 48,000 निकल करके हमारा आ जाएगा। यहाँ पर माइनस में 10%, अब 1,20,000 का 10% निकालिएगा, 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 12,000 आ जाएगा। सीधे सीधे यहाँ पर 12,000 लिख लीजिए, लेस कर देंगे कितना आ जाएगा? 36,000, ये भी पॉइंट हमारा निकल के आएगा। थर्ड पॉइंट इसमें क्या बनता है? अब थर्ड पॉइंट में ये रहता है कि वो कहाँ पर रह रहे हैं,
तो 4 सिटीज हैं जहाँ पर 50% किया जाता है और बाकी सारी सिटीज में आपका 40% किया जाएगा। तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, ये 4 सिटीज ऐसी जहाँ 50% करना है आपको। तो ये मुंबई में ही रह रहे हैं तो सैलरी का 50% सैलरी यही वाली ली जाएगी जो आपकी 1,20,000 थी। इसका हमको क्या करना है, 1,20,000 का 50% निकालना है। मीन्स सीधी सीधी बात है, हाफ कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। अब जो यहाँ पर हमको निकालना है कि टैक्सेबल पार्ट कितना होगा। टैक्सेबल पार्ट जो होता है, तो सबसे पहले तो टैक्स फ्री पार्ट होता है। टैक्स फ्री पार्ट कौन सा हो जाता है, जो इन तीनों पॉइंट में सबसे कम होता है। क्या सबसे कम है, 36,000 ही सबसे कम है। तो टैक्स फ्री पार्ट हमारा ये 36,000 ही हो जाना है। अब लेकिन यहाँ पर टैक्सेबल पूछा, तो टैक्सेबल जब निकाला जाता है तो टैक्सेबल पार्ट निकालने के लिए एक्चुअल में उसको जितना रिसीव हो रहा है, एक्चुअल रिसीव में से हम लेस कर देते हैं टैक्स फ्री पार्ट को। तो टैक्स फ्री पार्ट में यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक्चुअल रिसीव है 36,000 का और आपका जो टैक्स फ्री पार्ट है वो भी 36,000 ही है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, नील आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी ही हो जाएगा। तो इतना सब करने के बाद भी ऑप्शन 0 ही आया है, लेकिन हो सकता था यहाँ पर आपका टैक्सेबल पार्ट कुछ और निकल करके आता अगर ये पॉइंट आपका थोड़ा सा अलग होता, तो इसलिए कुछ अलग भी आंसर आपका आ सकता था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। मेन क्या है, आपको ये पता हो कि निकाला कैसे जाना है। 3 पॉइंट बनने हैं, HRA रिसीव का, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी का, और आपको देखना है किस सिटी में रह रहा है। अगर 4 सिटीज में रह रहा होगा तो यहाँ पर 50% करिए, जो भी मैंने बताई, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता। इन 4 जगहों पर रहने पर 50%, बाकी अदर किसी भी सिटी में रहेगा तो वहां पर आपको 40% ही यहाँ पर निकालना है। ऐसे ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि इन्हीं 2 से ही आपका निकल आता है। टैक्स फ्री पार्ट क्या होगा, इन तीनों में जो सबसे कम वो टैक्स फ्री। टैक्सेबल पार्ट क्या हो जाएगा, जो आपका एक्चुअल रिसीव किया है आपने, उसमें से टैक्स फ्री पार्ट को लेस कर दीजिएगा, आपका निकल आएगा। जो भी आंसर होगा, यहाँ पर 0 ही आ रहा है क्योंकि यहाँ पर दोनों ही 36,000 आ रहे हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। बहुत ही अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से निकालना है। The cost of asset is 60,000. The scrap value will be 25% at the end of 10 years. If straight line method of depreciation is followed, the rate of depreciation is। संपत्ति की लागत 60,000 है, 10 वर्षों के अंत में स्क्रैप मूल्य 25% होगा। यदि मूल ह्रास की सीधी रेखा विधि का पालन किया जाता है तो मूल ह्रास की दर क्या होगी, 7.5%, 9%, 10%, 15%। यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा है कि डिप्रिसिएशन कितना होगा, यहाँ पर आपसे पूछा है डिप्रिसिएशन का रेट क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डिप्रिसिएशन नहीं पूछा, डिप्रिसिएशन का रेट आपको निकालना है, तो उसके लिए पहले हमको डिप्रिसिएशन निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले डिप्रिसिएशन निकालने के लिए जो उसका फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ एसेट, जो भी आपकी एसेट होती है उसकी लागत हो जाएगी, माइनस हो जाती है स्क्रैप वैल्यू, क्योंकि आपके क्वेश्चन में 25% बताई गई है, और कौन में क्या आ जाता है, जो उसकी लाइफ साइकिल होता है वो आ जाता है, उसकी एस्टिमेटेड लाइफ आ जाती है कि कितनी उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है। जैसे कि आपके क्वेश्चन में यहाँ पर बताई हुई है, कितनी दे रखी है, 10 ईयर्स की दे रखी है। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है, 60,000 लिख लीजिए यहाँ पर। माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में 25% स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी। 60,000 का 25% यहाँ पर निकाल लेते हैं। 60,000 का 25% निकालेंगे, कितना आ जाएगा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आया, आप लोगों को अगर नहीं कैलकुलेशन आती है जल्दी से करना, तो 25 से करिएगा, 4 टाइम जाएगा, 4 से करिएगा 60,000 को, तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 20 हो जाएगा, 5 टाइम चला जाएगा, 15,000 आ जाएगा। इस तरह से क्या करिए, जल्दी हो जाता है। अपॉन में आ जाएगा 10। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 0 आएगा, 5 आ जाएगा, 5 में से बन जाएगा 45 आ जाएगा, अपॉन में 10 आ जाएगा। अभी क्या निकल करके आ गया हमारा 4500, ये निकल करके हमारा डिप्रिसिएशन आया है। अब इस डिप्रिसिएशन से हम क्या निकाल लेंगे, रेट निकाल लेंगे, रेट निकाल लेंगे, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। अब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कैसे निकालना है, ऊपर क्या होगा, डिप्रिसिएशन लिख दीजिए जो भी आपने निकाला था, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगी लाइफ जो उसकी है, कितनी दे रखी है, 60,000 की, वो लाइफ आ जाएगी, इनटू क्या हो जाएगा, इनटू हमारा 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट में निकलता है डिप्रिसिएशन, तो आपका जो रेट होता है वो परसेंटेज में निकलेगा, तो यहाँ पर इनटू 100 करें। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 चला जाएगा,
अब 6 से हमको 45 को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले कितनी बार जाएगा, 7 टाइम जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ेगा, 30 हो जाएगा। उसके बाद कितनी बार जाएगा, 5 टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा 10.5%। तो इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन में आपसे डिप्रिसिएशन ना पूछा हो, रेट डिप्रिसिएशन का निकालना पूछा हो, किस मेथड से निकाला गया है, ये स्ट्रेट लाइन मेथड जो है उससे निकाला गया है। सीधी जो मूल्य पद्धति होती है, मूल्यह्रास की सीधी रेखा विधि, उससे निकाला गया है ये। If sales are 3 lakh, gross profit is 1/3 on cost, purchases are 2,50,000 and the closing stock is 50,000. तो ओपनिंग स्टॉक विल बी, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, ओपनिंग स्टॉक की, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक नहीं दे रखा, आपको उसकी वैल्यू निकालनी है कि क्या होगी। आपको उसकी वैल्यू निकालनी है कि क्या होगी। ऐसे निकालना है तो क्वेश्चन में आपको सेल बता रखी है, सेल से हम पहुंचेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट हमें पता होनी चाहिए निकालने के लिए, क्योंकि हमें क्या क्या चीजें गिवन है, परचेज दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। अगर हम जो है निकाल लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमको प्रॉफिट पता होना चाहिए, सबसे पहले हमको प्रॉफिट तक पहुंचना है। तो सेल दे रखी है हमारे क्वेश्चन में, यहाँ पर इसको ध्यान से समझिएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए 1/3 दे रखा है कॉस्ट का, कॉस्ट का 1/3 है। ये एक हो गया हमारा प्रॉफिट जो कि क्वेश्चन बता रहा है, और 3 हो गई हमारी कॉस्ट। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, ये प्रॉफिट को और कॉस्ट को, तो क्या बनती है, सेल बनती है। सेल क्या हो गई हमारी, 4 हो गई। यहाँ तक कितना समझिएगा कि सेल क्या हो गई हमारी, 4 हो गई। अब हमें पता चल गया है कि अगर हमारा 1 रुपये प्रॉफिट होगा तो 4 रुपये क्या होगी, हमारी सेल होगी। अब यहाँ पर हमको सेल की वैल्यू भी दे रखी थी 3 लाख की। अब इससे हमारा इजी निकल आएगा प्रॉफिट। तो 3 लाख क्या है ये हमारा, अपॉन में 4 कर दीजिए, इनटू हो जाएगा 1, तो हमारा निकल करके ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 7 टाइम्स जाएगा, उसके बाद 2 टाइम्स जाएगा, 75,000 हमारे निकल करके ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। बहुत से तरीके होते हैं निकालने के। अब इसको सॉल्व करने जाते हैं आप तो आपका 33.33 में आ जाता, तो उसके बाद आप तो और कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है। ये सबसे इजी मेथड है, बस इसको तोड़कर समझ लीजिए, आपको इजी समझ में आ जाएगा कैसे निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 75,000 हमको पता चल गया। अब अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए तो शॉर्ट में COGS लिखते हैं। सेल में से जो 3 लाख की हमारी सेल गिवन है उसमें से अगर हम इसको लेस कर देते हैं, जो 75,000 है, तो हमारी क्या निकल करके आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल करके आ जाएगी। लेस करिए, कितना आएगा, 2,25,000, 2,25,000 हमारा निकल करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई, जो कि हमको चाहिए थी। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं ओपनिंग स्टॉक। कैसे निकालेंगे, जो हमारा फॉर्मूला हमें पास गिवन है उसी से ही निकाला जाता है। तो यहाँ पर वैसे तो आप लोग का जो मेथड होता है, अभी मैं उसको भी बता दूंगी, जो निकालने का तरीका होता है आपका कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक कैसे पहुंचना, उसी को थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर हमको निकालना होगा। तो हम जो हमारे पास परचेजेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल करके आई है, उसमें हम ऐड कर देंगे जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उसको, और लेस कर देंगे उसमें से हम परचेज अपना, तो हमारा निकल करके क्या आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। तो यहाँ पर 2,25,000 है, लिख लीजिए, प्लस हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है कितना, 50,000 का लिख लेंगे, उसमें से लेस हम कर देंगे परचेज जो क्वेश्चन में गिवन है 2,50,000 का। तो निकल के हमारा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको ऐड करने पे आ जाएगा आपका 2,75,000, और लेस करेंगे इसमें से 2,50,000, तो निकल करके हमारा आएगा 25,000, और यही 25,000 क्या है, हमारी ओपनिंग स्टॉक है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरह से निकाला जाता है जब भी क्लोजिंग स्टॉक निकालने को कहेगा। ये आपका फॉर्मूला होगा, इसको अच्छे से कहीं पर अलग नोट कर लीजिए। तो आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिसमें सारे न्यूमेरिकल लगभग मैंने कवर किया है। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, जहाँ से भी न्यूमेरिकल बन सकते थे, ज़्यादातर मैंने कोशिश करी उनको शामिल करने की। तो अगर वीडियो हेल्पफुल रही है, बनाने में इस वीडियो को काफ़ी मुझे मेहनत लगी थी, तो लाइक ज़रूर से करके जाइएगा इस वीडियो को, और जितने भी क्वेश्चन उसमें उसको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन आपका 100% एज इट इज आ जाए, तो वहाँ पर आपके लिए ये पॉइंट्स बन जाएंगे, ये मार्क्स आपको मिल जाएंगे अच्छे से। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।